गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में सब्जेक्ट केमिस्ट्री का एक चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशन, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर of two or more components, इसमें एक वर्ड आया है होमोजेनियस मिक्सचर। इसका क्या मीनिंग है? होमोजेनियस मिक्सचर ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या लिया है, वाटर ले लिया है। क्या लिया है? वाटर। और वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज होता है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। और अगर इसके अंदर हमने डाल दिया है शुगर, मान लीजिए 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया है या 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया उसके अंदर हमने, तो डिसॉल्व होने के बाद शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे, डिसॉल्व होने के बाद अगर इसमें हमने शुगर डिसॉल्व किया है तो शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व होने के बाद शुगर के पार्टिकल का जो साइज होगा वो वाटर के पार्टिकल के साइज के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सॉल्यूशन टॉप टू बॉटम बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि इसमें कंपोजिशन इसका यूनिफॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा कंपोजिशन एक जैसा होगा और दोनों के पार्टिकल के साइज, यानी कि यहां जो शुगर है और वाटर है, इन दोनों के पार्टिकल का साइज सेम रेंज में चला जाएगा। दैट मीन्स इनको फिल्ट्रेशन मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से या किसी और फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि देयर इज नो बाउंड्री सेपरेशन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। दैट मीन्स शुगर और वाटर के पार्टिकल्स को किसी भी फिजिकल मेथड से, जैसे आपने फिल्ट्रेशन करना हुआ, छानने को जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन है, सही है, तो और कोई फिजिकल मेथड है, तो उस फिजिकल मेथड की हेल्प से हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि देयर इज नो बाउंड्री सेपरेशन। ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा कंपोजिशन एक जैसा हो चुका है, दोनों के पार्टिकल साइज एकदम सेम हो चुके हैं, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दैट मींस होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। देयर आर टू कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लिटिल अमाउंट में होगा, विच इज प्रेजेंट इन ए लिटिल अमाउंट, which is present in a little amount in the solution, is called solute, and that component which is present in larger amount in the solution is called solvent. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में होगा और ये सॉल्यूट जो होगा वो कम अमाउंट में होगा। दैट मीन्स सॉल्वेंट, जिसको आप कह सकते हो घोलने वाला, जो अपने अंदर किसी चीज को घोलता है, और ये जो सॉल्यूट है ये किसी चीज के अंदर घुलता है, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर ये डिसॉल्व होता है, घुलता है, इसको कहेंगे ये घुलने वाला हो गया, इसको कहेंगे ये
घुलने वाला हो गया है। तो सॉल्वेंट के अंदर अगर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दें, दैट मीन्स वी गेट ए सॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर अब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर वी कैन टेक मोर देन वन सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर किसी एक सॉल्वेंट में हम एक से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वाटर लिया है एक बीकर के अंदर, तो उसके अंदर आप कोई सॉलिड सॉल्यूट, मान लीजिए आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया है, या फिर आपने NaCl डिसॉल्व कर दिया है, या कोई लिक्विड भी अगर आप सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आपने नींबू पानी बनाना है तो इसके अंदर आपने नींबू मिला दिया है, तो एक से ज्यादा सॉल्वेंट का एक से ज्यादा सॉल्यूट को भी आप यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन आपको जो मिलेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर ही मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। लेकिन क्लास 12 के अंदर क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको जो लेना है, वन सॉल्यूट लेना है, वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट लेना है, यानी कि 1 और 1 2, दैट मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन। आपको बनाना है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक आपके पास सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन के विषय में भी हम अब आगे चर्चा करने वाले हैं। कर दे इसको, ठीक है। देखिए, सॉल्यूशंस का इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखते हैं पहले। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए, एक चीज होती है सॉलिड स्टेट में, अगर हम सॉलिड से सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, ब्रास हमारे पास होता है, ब्रास, इसको हिंदी में बोलते हैं पीतल। क्या बोलते हैं? पीतल। तो ब्रास के अंदर जो होता है, एक ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। इसके बाद आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और साथ में निकिल होता है। एक होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को क्या कहते हैं? कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। इसमें कॉपर के साथ टिन होता है। कॉपर के साथ क्या होता है? टिन। तो ये जो सॉलिड का सॉलिड में आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर हैं। होमोजीनियस मिक्सचर। और ये होमोजीनियस मिक्सचर को आप क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ कॉपर भी आपका सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है, तो इनसे बनने वाला जो मिक्सचर होगा वो सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन होगा, लेकिन कहेंगे इसको सॉल्यूशन ही, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो अगर हम ब्रास की बात करें तो ब्रास की प्रॉपर्टीज अलग है, जर्मन सिल्वर की बात करें इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, कांसे की बात करें ब्रॉन्ज की तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये जो आपने सॉलिड सॉल्यूशंस बनाए हैं, इन सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से इनके यूजेस भी अलग अलग होंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मान लीजिए अगर हम नसों में इंजेक्शंस लगाते हैं, जो नसों के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है, सॉलिड जो सॉल्यूशन होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है
उस कंसंट्रेशन के जैसा ही कंसंट्रेशन वाला ही इंजेक्शन हमें इंजेक्ट करना होता है, लगाना होता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए वाटर के अंदर फ्लोराइड आयंस होते हैं। कौन होते हैं? फ्लोराइड आयंस। अगर इनका कंसंट्रेशन वाटर के अंदर, इनका कंसंट्रेशन 1.00 ppm के आसपास है। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म आगे पढ़ेंगे। अगर फ्लोराइड आयंस का कंसंट्रेशन वाटर के अंदर 1 ppm है तो ये हमारे दांतों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, दांतों के डिके को रोकता है। लेकिन अगर ये 1.5 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो ये दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दांतों का पीलापन इसी की वजह से होता है। ठीक है जी। अगर वाटर आयन के अंदर फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 1.5 या इससे ज्यादा हो जाता है तो दांत पीले होने लगते हैं। और अगर मान लीजिए इससे भी ज्यादा हो जाए तो वो पॉइजनस हो जाता है। सोडियम फ्लोराइड जो होता है, सोडियम फ्लोराइड चूहे मारने की दवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और है कि जो बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल प्रोसेसेस या बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे, जितना भी बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे बॉडी के अंदर, या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, तो बॉडी में जो रिएक्शंस होती है वो सब रिएक्शंस कहां होती है? सॉल्यूशंस के अंदर ही होती है, क्योंकि बॉडी में तमाम तरह के सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। We are talking about the different types of solutions. Types of solutions. There are 9 types of solutions. There are 9 types of solutions. Now, examples. First of all, number 1, gaseous solutions. Gaseous solutions. Gaseous solutions में जो सॉल्वेंट लिया जाएगा वो गैस होगा। गैस, गैस और गैस। और गैस के अंदर जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे, सबसे पहले गैस को ले लीजिए, गैस, फिर लिक्विड और देन सॉलिड। तो पहले गैसियस सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट भी गैस, तो उसके लिए कोई एग्जांपल सोचेंगे जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा जिसको हम सॉल्यूशन करेंगे, गैस का गैस में सॉल्यूशन। तो इसके लिए एग्जांपल ले लीजिए O2 प्लस N2 mixture of O2 and N2 and then liquid in gas। अगर कोई लिक्विड किसी गैस में डिसॉल्व है तो उसके लिए एग्जांपल आप लेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 dissolved in नाइट्रोजन गैस। एंड नाउ कोई सॉल्यूट किसी गैस के अंदर डिसॉल्व है तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं आयोडीन वेपर्स इन N2 गैस, या फिर कैम्फर ले सकते हैं, कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर इन N2। नाउ नंबर 2, these 3 are the gaseous solutions and now liquid solutions। liquid solutions, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो लिया जाएगा वो लिक्विड होगा। लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। जो सॉल्यूट लिया जाएगा वो
उसी क्रम में लेते हैं, इसी ऑर्डर में लेते हैं। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर कोई गैस डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर तो इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं ना, CO2 गैस, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 डिसॉल्व होती है लिक्विड के अंदर, एंड लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड तो आप ले सकते हैं इथेनॉल या फिर मीथेनॉल इन वाटर। नाउ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, इसके लिए बड़ा सिंपल एग्जांपल है, शुगर ले सकते हैं या सॉल्ट ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं। शुगर इन वाटर या सुक्रोज, ग्लूकोज जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नंबर 3, तीसरा केस हमारे पास आता है गैस, लिक्विड और उसके बाद आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस होगा कि सॉल्वेंट आपको तीनों में सॉलिड लेना पड़ेगा। सॉल्वेंट सॉलिड होगा, सॉलिड सॉलिड और सॉलिड, और फिर इसी ऑर्डर में लेंगे, पहले में गैस, फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड। कोई गैस डिसॉल्व है किसी सॉलिड के अंदर, कोई गैस डिसॉल्व है किसी सॉलिड के अंदर, तो इसके लिए एग्जांपल है H2 ऑन पैलेडियम, H2 एंड पैलेडियम, ऐसा कर लीजिए H2 एंड पैलेडियम, यानी कि H2 जो होगा वो एड्सॉर्प्शन हो जाएगा पैलेडियम के सरफेस पे, तो कोई गैस किसी सॉलिड में डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड, इसके लिए आप एग्जांपल ले लीजिए सोडियम अमलगम, यानी कि मरकरी जो है वो Na में डिसॉल्व होगी, Na सॉलिड है और मरकरी लिक्विड होगी, तो इसको कहेंगे NaHg, NaHg, या कह सकते हैं मेटल, मेटल के साथ Hg लीजिए, सही है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आपकी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की मेटल हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की मेटल हो सकती है Hg के साथ। तो ये जो मिक्सचर बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉलिड सॉल्यूशन होगा जिसमें लिक्विड कोई सॉलिड के साथ डिसॉल्व है। यहां सॉलिड मेजर अमाउंट में होगा और जो लिक्विड होगा ये माइनर अमाउंट में होगा, एंड देन सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसके लिए आप ले सकते हैं एलॉयज, एलॉयज जो भी हमने पीछे पढ़े थे, ब्रॉन्ज, ब्रास और जर्मन सिल्वर, वो सब एलॉयज के अंदर आते हैं, तो उसके एग्जांपल्स आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। Now we are talking about the concentration of the solutions. Concentrations of the solution. Concentration of the solution. सबसे पहले हम बात करेंगे ये कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है और इसका यूज कहां है, रिक्वायरमेंट कहां है। देखिए लेबोरेटरी के अंदर, केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरी होती है, उस लेबोरेटरी के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के सॉल्यूशंस तैयार करने होते हैं, सही है ना। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस तैयार करने होते हैं, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट में सॉल्वेंट लेना है। ये तो क्लियर हो चुका होगा ना कि सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट होगा जो किसी को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, सॉल्यूट होता है वो जो किसी के अंदर डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट लिटिल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। तो हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म की। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये तो आप जानते ही हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशंस हमें तैयार करने होते हैं
तो डेफिनिट अमाउंट का सॉल्वेंट लेना होता है और उसके अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी अमाउंट भी हमें पता होना चाहिए कि कितनी डिसॉल्व कर रहे हैं, कितनी अमाउंट के सॉल्वेंट में। ठीक है ना, यानी कि सॉल्वेंट की अमाउंट का भी पता होना चाहिए और सॉल्यूट की अमाउंट का भी पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है कि हाउ मच क्वांटिटी और हाउ मच अमाउंट ऑफ एनी सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, इफ यू नो अबाउट दैट द सॉल्यूट amount of the solute which is dissolved in the definite amount of the solvent, if you know about that then you know about the concentration of the solution. For example, अगर हम आपसे ये कहें कि 5 ग्राम sugar dissolved in 1 liter water, 1 liter solution, 1 liter water कह दीजिए, 1 लीटर वाटर। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उस सॉल्यूशन में 1 लीटर वाटर है और 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व है 1 लीटर वाटर के अंदर। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो आप क्या कहेंगे कि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 5 ग्राम पर लीटर सॉल्वेंट है। ये इसको और दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, यहां अगर वाटर लेके आप लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन, तो आप यहां क्या कहेंगे कि 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन आपने तैयार किया है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व की हुई है, यानी कि यू नो अबाउट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि कितनी अमाउंट में कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है दैट मीन्स यू नो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी है। तो लेबोरेटरी के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस तैयार किए जाते हैं उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं और कितनी अमाउंट का हमें सॉल्यूशन बनाना है या कितनी अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट किसी सॉल्यूट की होनी चाहिए, ये हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें जो है, मान लीजिए अगर हमें कंसंट्रेशन का पता नहीं होगा और जो आपके दवाई आती है लिक्विड फॉर्म में दवाई आती है या जो इंजेक्शंस आते हैं और अगर कंसंट्रेशंस की हमें पूरी नॉलेज नहीं है और इसी तरह उल्टे सीधे तरीके से हमने कोई सॉल्यूशन तैयार कर दिया है तो हो सकता है किसी पेशेंट की हम जान ले लें, किसी को गलत तरीके से इंजेक्शन दे दे बिना कंसंट्रेशन के या बिना उसकी जानकारी के, इसी तरीके से बिना नाप तोल के बना दे, तो ये बड़े नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है लेबोरेटरी में या मेडिकल फील्ड में। सॉल्यूशन जो तैयार किए जाएंगे या जो आपके लिक्विड फॉर्म में जितनी भी मेडिसिन तैयार की जाती है उनके लिए कंसंट्रेशन टर्म का आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। और जो आप 12th में या बीएससी में या एमएससी में प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल है, जो मोलैरिटी अभी आगे पढ़ने वाले हैं, आप कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे तो उनका बहुत ज्यादा यूज है। मोलैरिटी का नॉर्मेलिटी तो खैर सिलेबस से आउट हो चुकी है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है और पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, तो ये सारे यूज आपको करने होंगे अगर आप केमिस्ट्री के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म की नॉलेज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास आती है द्रव्यमान, यानी कि मास बाय मास, मास परसेंटेज भी आप कह सकते हैं। मास परसेंटेज नंबर 1, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को शॉर्ट में लिखते हैं W/W%। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया 20% W/W शुगर सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये है, मीन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब शुगर, 20% 20 ग्राम सॉल्यूट यानी कि शुगर
dissolved in 80 gram of solvent to form 100 gram of सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करें, मास परसेंटेज निकालना है तो लेट W1 एंड W2 are the masses of solute and solvent in gram. Then mass percent of solute, then mass percent of solute is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. That means mass of solute यानी कि W1 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूशन मींस W1 प्लस W2 इंटू 100 mass percent of solute. We can get mass percent of solute by this formula. नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं।